बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? देखो आज कल हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान केंद्र। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्लास 11th का भौतिक विज्ञान, और आज हमारा है पार्ट सेकंड। ठीक, आज के डेट में हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान केंद्र के जितने बचे हुए पार्ट्स हैं, आज वो सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो आज हमारा मेन टॉपिक क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। इसके बाद इससे जो निकलने वाला निष्कर्ष है हम उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक। इसके बाद देखेंगे हम लोग द्रव्यमान केंद्र की गति, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र के गति में आंतरिक बलों की भूमिका, कि जब द्रव्यमान केंद्र जो होता है उसके गति करते हुए वक्त जो आंतरिक बल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है उसमें। इसके बाद विलगित निकाय हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग निकाय का रेखीय संवेग पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निकाय के रेखीय संवेग में संरक्षण। ठीक, तो आज हम लोग इस टॉपिक को करते हैं यहीं से स्टार्ट, और आज हम लोग समझते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाई की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था? n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, और इसके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या समझा है कि दो कणों से निकाय से बने हुए अगर दो कणों से कोई निकाय बना हुआ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर आप यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यदि हमारे पास दो कण हैं, दो कणों निकाय के लिए जो हमारा फार्मूला बना था, वो हमारा फार्मूला क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर RCM बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 अपान M1 प्लस M2। बोलो, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब दो कणों का निकाय हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए जो फार्मूला आया था वेक्टर RCM बराबर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 अपान M1 प्लस M2। अगर यहाँ पर मैंने कहा दो कणों के निकाय के लिए थे, मतलब ये जो हमारा फार्मूला था ये किसके लिए था? दो कणों के लिए था। अगर मैं कहूँ क्या है, अगर तीन कण है तब कितने कण है? तीन कण है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? तब हमारा हो जाएगा RCM बराबर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, इसी तरीके से यदि हमारे चार कण हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 प्लस M4 वेक्टर R4 अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 M4। मतलब इसी तरीके से हम बढ़ाते गए। लेकिन मैंने कहा यदि कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय है जिसमें n कण हो, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं? जैसे मैंने देखो लिखा है, मैंने कहा माना कोई निकाय है, मैंने कहा जैसे हमारा कोई निकाय जैसे मान लेते हैं हमारा कोई क्या है? हमारा कोई निकाय है। ठीक, ये हमारा निकाय है, और इसमें मान लेते हैं बहुत सारे कण हैं। इसमें क्या है? बहुत सारे कण हैं। ठीक, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा इस तरफ बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर बना देते हैं। चलो, मैंने कहा मान लेते हैं ये क्या है? हमारा कोई एक निकाय है, इसमें मान लेते हैं बहुत सारे कण हैं। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, अनंत कण हैं। ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि एक कण हो गया हमारा, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है M1, इसका द्रव्यमान है M2, इसका द्रव्यमान है M3, इसका द्रव्यमान है M4, इसका द्रव्यमान है M5। ठीक, और इस तरीके से बहुत सारे कण हैं, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं किसका है? MM। ठीक, इसका जो इसकी स्थित सदिश कितना है? मैंने कहा प्रत्येक का किसी एक बिंदु से जो स्थित सदिश है वो कितना है? मैंने कहा तथा इन कणों की स्थित सदिश क्रमशः M1, सॉरी यहाँ पर क्रमशः नहीं लिखा है, यहाँ पर हम लोग क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर R4 वेक्टर R5 डॉट 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 कहाँ तक? Rn तक। ठीक, मैंने कहा यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र के स्थित वेक्टर को वेक्टर RCM से प्रदर्शित करें, निरूपित करें या उससे देखा जाए, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा?
वेक्टर RCM बराबर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 प्लस M4 वेक्टर R4 प्लस डॉट 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 प्लस Mn वेक्टर Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस डॉट 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 प्लस Mn तक। ठीक, जिस तरीके से हमने पहले फार्मूले देखे M1 2 कणों के लिए, 3 कणों के लिए, 4 कणों के लिए, उस तरीके से हमने पूरे n कणों के लिए हमने फार्मूले को क्रिएट किया। ठीक, अच्छा अब देखते हैं भाई इतना बड़ा हमारा फार्मूला बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एक हमारा होता है समेशन। ठीक, तो अगर हमने देखो एक हमने संकेतांक लिखा है, इस संकेतांक को क्या कहते हैं? इस संकेतांक को कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं? समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है? इसको शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं योग। ठीक, ये जितने भी सारे हैं इनका पूरा बीजगणितीय योग बताता है क्या? समेशन। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या लिखा देखो, समेशन MI RI वेक्टर RI। I क्या है? तो मैंने कहा I हमारा है 1 से लेकर n तक जो संख्याएं हैं, ये यह I इसको प्रदर्शित करेंगे। मैंने वही लिख दिया I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक। ठीक, इसी तरीके से नीचे देखिए मैंने क्या कहा, समेशन I बराबर 1 से लेकर I बराबर n, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर हो जाएगा MI। ठीक, I हमारा क्या है? इनके सभी के संख्याओं की संख्या है कि एक बार चाहे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, मतलब इसी का पूरा योगात्मक समूह है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने कहा क्या, MI कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक? n तक। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पर इन प्रत्येक सभी कणों की जो संख्याएं द्रव्यमान हैं वो M1 M2 प्लस M3 मिलकर पूरे निकाय का टोटल द्रव्यमान हो जाएगा। मैंने कहा M1 M2 M3 M4 M5 M6 से मिलकर हमारा जो निकाय बना है उसका टोटल द्रव्यमान कितना है? मैंने कहा इसका जो टोटल द्रव्यमान है वो कितना है? कैपिटल M। मतलब सभी निकाय के सभी द्रव्यमानों का जो योग है वो कितना है? कैपिटल M है। तो 1/m समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 I इक्वल टू n तक MI वेक्टर RI। ठीक, अच्छा इसी तरीके से हमको फार्मूला क्या मिल गया, वेक्टर RCM बराबर 1/m समेशन ऑफ I बराबर 1 टू I बराबर n MI और वेक्टर RI। ये जो समीकरण हमारा मिला है यह n कणों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का समीकरण। मतलब ये जो हमारा समीकरण मिला है ये क्या है? n कणों से जो मिलकर हमारा निकाय बना है उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए समीकरण है। अच्छा इस समीकरण से हमें कुछ निष्कर्ष मिले। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या मिला कि यह समीकरण क्या क्या चीजें बता सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आगे एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर से आगे बढ़ाता हूँ। ओके, ठीक, तो हम देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, n कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र के। तो हम लोगों ने समझा कि जिस तरीके से अगर n कण है तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या जनरेट हुआ था कि वेक्टर RCM बराबर M1 R वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस M3 वेक्टर R3 प्लस डॉट 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 MN वेक्टर RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डॉट डॉट कहाँ तक? MN तक। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या बना था कि R वेक्टर RCM बराबर समेशन ऑफ 1/m समेशन ऑफ I बराबर 1 टू I बराबर n तक और बराबर फिर इंटू क्या था? MI RI। हम लोगों ने वहां तक पढ़ा था। तो मैंने कहा उपरोक्त समीकरण से कुछ हमारे निष्कर्ष निकलेंगे। तो वो निष्कर्ष क्या निकले? मैंने कहा मान लेते हैं कि जो हमारा निकाय है वह उस निकाय में कितने कण हैं? n कण हैं, और प्रत्येक जो कण हैं उनका द्रव्यमान कैसा है? समान है। अगर समान कणों का निकाय हो और कितने कण हैं? n कण है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं मैंने क्या लिखा है, यदि निकाय के प्रत्येक अणुओं का द्रव्यमान समान हो, मतलब जितने भी उसमें अणु हैं वो उनके द्रव्यमान कैसे हैं? सबके इक्विवेलेंट है, बराबर है। ऐसी दशा में क्या होगा? मैंने कहा M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4 प्लस डॉट डॉट, मतलब टोटल किसके बराबर है? M के बराबर है। तब मैंने कहा वेक्टर RCM बराबर M
क्योंकि m1 बराबर मैंने क्या लिख लिया है, m लिख लिया है, m2 बराबर भी m है, m3 बराबर भी m है, m4 बराबर भी m है और डॉट डॉट mn बराबर भी क्या है, m है और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेक्टर rm। ठीक, उसी तरीके से नीचे भी देखो, क्योंकि नीचे द्रव्यमान का योग हुआ है तो m1 की जगह m, m2 की जगह m, m3 की जगह m प्लस डॉट 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 और mn की जगह कितना है, m है। मतलब ये टोटल nवें तक हमने लिख दिया। ठीक, अच्छा फिर हमने क्या कहा, तब देखिए वेक्टर RCM बराबर, यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या लिखा है, ऊपर वाला पूरा जो भी चीजें हैं सारी नीचे में लेके आ रहा हूँ, m वेक्टर R1 प्लस m वेक्टर R2 प्लस m वेक्टर R3 प्लस डॉट 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 m इंटू वेक्टर Rn। ठीक, हमारा कहाँ तक हो गया, वेक्टर Rn तक। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर m हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, मैंने m को बाहर ले लिया और बाकी जो चीजें बची हैं वो मैंने अंदर लिख लिया, m यहाँ पर कॉमन हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा टोटल कहाँ तक है, टोटल m कहाँ तक है, n तक है। जैसे अगर हम कहें, हम कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई चीज ले लिए, मैंने कह दिया x प्लस x, ठीक, मैंने ले लिया है x प्लस x प्लस x, बताओ कितना हो गया, तो 1 2 3 तो कितना हो गया 3x। अगर मैं इसी तरीके से कह दूं x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6x लिख सकता हूं कि नहीं। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे m कितने हैं, तो हमारे m टोटल कितने हैं, n कण है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, n इंटू m। जिस तरीके से यहाँ पर 6x हैं 6x हैं तो उसको मैंने 6x लिख दिया, उसी तरीके से हमारे जो m है कितने हैं, n है, तो मैंने क्या कर दिया n इंटू m। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ भी ऊपर भी m है और नीचे भी m है और m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक दूसरे को बर्बाद कर दिए। ठीक, अब हमारा बचा क्या, वेक्टर RCM बराबर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R4 प्लस डॉट 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 प्लस नीचे क्या बचा हमारा n, तो n को मैंने लिख लिया बाहर, तो वेक्टर RCM बराबर हमारा क्या हो गया 1/m समेशन ऑफ, देखो ये इन सारी चीजों को मैं किसके रूप में लिख दे रहा हूँ, समेशन के रूप, मतलब इनको सब शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, इनको छोटा किया जा रहा है, तो समेशन ऑफ i बराबर 1 to i बराबर n तक और वेक्टर Ri। ठीक, ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण से क्या पता चलता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है उस निकाय के ज्यामितीय केंद्र पर स्थित है, मतलब जो हमारा RCM है वो कहां पर है, उस निकाय के ज्यामितीय केंद्र पर स्थित है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा प्रथम निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला निष्कर्ष क्या है। ठीक, इसको आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, तब तक हम स्क्रीन से हट रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग द्वितीय निष्कर्ष देख रहे हैं। मैंने क्या कहा, प्रथम निष्कर्ष में हम लोगों ने क्या पाया था, ठीक, उसको तो हम लोग देख लेते कि वेक्टर RCM बराबर हमारा क्या था 1/n और समेशन ऑफ i इक्वल टू n, मतलब कहां से i बराबर 1 से i इक्वल टू n और कितना था Ri आया था। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं क्या आया है, मैंने कहा सेकंड जो हमारा निष्कर्ष निकला है, मैंने कहा जो मूल बिंदु है, मतलब जो उस निकाय का जो मूल बिंदु है वो कहाँ पर है, वह द्रव्यमान केंद्र पर ही हो, वो कहाँ पर हो, द्रव्यमान केंद्र पर हो। ऐसी दशा में जो RCM है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या होगा, तो मैंने क्या कहा RCM बराबर 0, मतलब RCM क्या है हमारा, चूंकि जो मूल बिंदु है उस निकाय का जो मूल बिंदु है वो कहाँ पर है, द्रव्यमान केंद्र पर है। ऐसी दशा में अपने घर पर है, मतलब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है, मतलब अपने घर पर है, तो RCM बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने क्या कह दिया कि वेक्टर RCM बराबर 0 बराबर हमारा जो पीछे फार्मूला था ये कणों के लिए, तो 1/m i बराबर n, कहां से, i बराबर 1 से, mi वेक्टर Ri। ठीक, यहाँ पर देखो r वेक्टर RCM बराबर 0, m को इस तरफ हमने क्या किया, m को हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, m को जब इस तरफ ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा 0 इंटू m बराबर i बराबर 1 to i बराबर n mi वेक्टर Ri। ठीक, अच्छा अगर किसी भी चीज को 0 से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, हम लोग को पता है, बराबर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं i बराबर 1
टू कहां से i बराबर n तक mi और हमारा क्या है वेक्टर ri। मतलब यहाँ पर देखो हमें कहीं पर उस निकाय का जो टोटल द्रव्यमान है, ठीक ना, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि निकाय के कणों का द्रव्यमान केंद्र के परिता जो आघूर्ण है, आघूर्ण का मतलब टार घूमना, ठीक, परिता जो आघूर्णों का बीजगणितीय योग है वो क्या होता है शून्य होती है। तो इस तरीके से हमने n कणों के जो निकाय था उसके द्रव्यमान केंद्र के लिए दो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, ठीक। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। हम एक बार स्क्रीन से हटेंगे, आप लोग इसको क्या करिए नोट कर लीजिए, ठीक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय घटक। कार्तीय घटक का मतलब क्या होता है, ठीक ना, इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्तीय घटक क्या होता है। जैसे मैंने कहा, मतलब आप समझ लीजिए कि त्रिविम में मतलब तीनों अक्षों में हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो हमारा क्या था एक विमीय और द्विविमीय में था। मतलब अगर हम कहें तो जैसे हम लोग बनाते हैं कोई ज्यामितीय आकार कैसा होता है इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक। तो ये तो होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक। तो अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश यदि कोई वस्तु कहीं पर है तो उसका जो स्थित वेक्टर होगा हम कहते हैं एक्स वाई एक्सिस पर है। और इसी तरीके से यदि हमारा जो कण है वो कहां पर हो त्रिविमीय में हो, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष और कहां पर हो हमारा जेड अक्ष के अनुदिश उसका कहीं पर स्थित वेक्टर हो, तो ऐसी दशा में हम उसे क्या कहते हैं उसका कार्तीय घटक कहते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा माना कि कोई कण, ठीक, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर, ठीक, किसी वेक्टर के एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश, ठीक। अभी जैसे मैंने कहा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश घटक को, मतलब कि हमारा वस्तु कहां पर है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जेड अक्ष के अनुदिश घटक को कार्तीय घटक कहते हैं। क्या कहते हैं कार्तीय घटक, ठीक, कार्तीय घटक कहते हैं, ठीक। मतलब बात को समझो, मैंने क्या कहा माना कि कोई जो भी हमारा वस्तु है कण है जो भी चीजें को हमें देखना है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश, मान लो ये हमारा क्या है जेड अक्ष और हम कह रहे हैं कि हमारा कण कहां पर है, मैंने कहा ये हमारा जेड अक्ष है, देख ये हमारा क्या है वाई, ये हमारा एक्स, मान लेते हैं कण यहाँ पर है, ठीक। मतलब ये एक्स अक्ष के अनुदिश भी है वाई अक्ष के अनुदिश भी है और किस अक्ष के अनुदिश है जेड अक्ष के भी अनुदिश है। तो ऐसे घटक को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे घटक को हम लोग कहते हैं कार्तीय घटक, ठीक। चूंकि ये हमारा 2D में है तो यहाँ पर हम 3D दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग तिरछा कर देते हैं। ये हमारा कौन सा घटक है, ये हमारा जेड घटक, जेड अक्ष है, मतलब सॉरी जेड अक्ष है, ये हमारा है एक्स, ये हमारा है वाई अक्ष, ठीक, और ये हमारा है जेड अक्ष और ये हमारा है एक्स अक्ष, ठीक। मतलब अगर कोई वस्तु पिंड कण कुछ भी एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश देखा जाए तो ऐसे घटक को क्या कहते हैं कार्तीय घटक कहते हैं, ठीक। अच्छा, हम लोग समझ क्या रहे हैं द्रव्यमान केंद्र का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कार्तीय घटक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा माना कि किसी निकाय का, ठीक, मैंने क्या कहा माना कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक,
माना कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वेक्टर RCM हो। क्या हो? मैंने कहा माना कि जैसे मैंने कहा हमने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा घटक हो जिसे हम लोग x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश देखें तो ऐसे घटक को क्या कहते हैं? कार्तीय घटक। तो मैंने कहा माना कि हमारा कोई पिंड है, निकाय है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है? RCM है, ठीक। तथा RCM का x अक्ष के अनुदिश घटक कितना हो? मैंने कहा XCM हो। कितना है? XCM। तथा y अक्ष के अनुदिश कितना हो? मैंने कहा YCM हो। कितना हो? YCM हो। तथा z अक्ष के अनुदिश घटक ZCM हो। तब RCM बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर XCM प्लस YCM प्लस ZCM, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सभी अक्षों के अनुदिश सभी घटकों का हम लोग क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक। जैसे अगर हम कहें XCM का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अगर हम कहें XCM का सेंटर ऑफ मास देखें तो हम कह रहे हैं कि वेक्टर XCM बराबर, ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? M1, ठीक, x1 वेक्टर x1 प्लस m2 वेक्टर x2 प्लस m3 वेक्टर x3 प्लस डॉट 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 कहां तक? mn वेक्टर xn बटे कितना? अपॉन कितना? मैंने कहा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? mn तक, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं पता ही है आपको, ठीक। मैंने कहा इसको हम लोग लिख लिए कि बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 to I बराबर mi वेक्टर xi, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन समेशन ऑफ I बराबर 1 to I बराबर n, और यहां पर हो जाएगा हमारा mi, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग XCM का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से YCM का भी, इसी तरीके से YCM बराबर क्या हो जाएगा? M1 y वेक्टर y1 प्लस M2 वेक्टर y2 प्लस M3 वेक्टर y3, ठीक, प्लस डॉट 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 mn वेक्टर yn अपॉन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn तक। और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा मैं इसको थोड़े दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर, ठीक, समेशन ऑफ I बराबर n, I बराबर ऑन m I r वेक्टर ri अपॉन समेशन ऑफ I बराबर 1 और I बराबर n, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? mi, ठीक। तो ये किसका आ गया है? ये फार्मूला आ गया हमारा YCM के लिए, ठीक। अच्छा,
अब आगे थोड़ा सा जगह नहीं खाली है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं हट रहा हूँ और इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इतना तब तक थोड़ा लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया होगा, ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, आपने नीचे लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बचा है, ZCM। तो यहाँ पर बचा हमारा Z वेक्टर ZCM बराबर कितना हो जाएगा, M1 वेक्टर Z1 प्लस M2 वेक्टर Z2 प्लस M3 वेक्टर Z3 प्लस डॉट डॉट। अच्छा, शायद आपको इस कलर से ना दिखाई पड़े, हम इसको ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, Z वेक्टर ZCM बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, M1 वेक्टर Z1 प्लस M2 वेक्टर Z2 प्लस M3 वेक्टर Z3 प्लस डॉट 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 कहां तक, MN, ठीक, MN वेक्टर ZN अपॉन कहा क्या नीचे रहेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 कहां तक, MN तक, कहां तक, MN तक। तो इस तरीके से ZCM बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कहा Z वेक्टर ZCM बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 to I बराबर N, और यहां पर क्या हो जाएगा, MI वेक्टर ZI अपॉन समेशन ऑफ I बराबर 1 I बराबर N MI, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग किसका XCM, YCM और ZCM माने तीनों जो घटक हैं, इन तीनों घटकों ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्तीय घटक भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ZCM का मान भी निकाल सकते हैं और YCM का भी निकाल सकते हैं, ठीक, और हम लोग किसका निकाल सकते हैं, XCM का भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम तीनों मान निकालेंगे और हमारे पास क्या है, वेक्टर RCM बराबर XCM प्लस YCM प्लस ZCM, और यहाँ पर तीनों मान हम रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आपको केवल परिमाण ही निकालना है, ठीक, परिमाण निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि RCM बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट XCM का स्क्वायर प्लस YCM का स्क्वायर प्लस ZCM का स्क्वायर। इस फार्मूले से आप लोग RCM की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे कि द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय घटक के लिए फार्मूला क्या होगा, अगर कोई हमारा तीनों अक्षों के अनुदिश यदि कोई कण है और उसका उस कण का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूले से तीनों फार्मूले को निकालकर, अलग अलग फार्मूले निकालकर और यहाँ से उसका RCM निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसको आप एक बार उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है द्रव्यमान केंद्र की गति, कि मतलब द्रव्यमान केंद्र की गति कैसे होती है, कि इसका गति देखा जाए कैसा है, ठीक। मैंने कहा क्या, माना कि कोई ऐसा निकाय जो n कणों से मिलकर बना है। मैंने क्या कहा, माना कि कोई ऐसा निकाय जो n कणों से मिलकर बना है, उस निकाय का द्रव्यमान M1 M2 M3 डॉट डॉट कितना, Mn, तथा कणों की स्थित सदिश क्रमशः कितना है, मैंने कहा वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3
डॉट डॉट वेक्टर Rn है। ठीक, मैंने क्या कहा, हमें द्रव्यमान केंद्र की गति निकालना है, तो मैंने कहा माना कि कोई ऐसा निकाय जो n कणों से मिलकर बना है, उस निकाय के द्रव्यमान m1 m2 m3 डॉट डॉट mn तथा कणों की स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर r1 r2 वेक्टर r3 डॉट डॉट वेक्टर rn है। ठीक, यदि उस निकाय की स्थित सदिश वेक्टर RCM हो, तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेक्टर RCM बराबर क्या होगा, हमारा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2, ठीक, प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस डॉट 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 कहां तक mn वेक्टर Rn अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस कहां तक mn तक। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो समीकरण आया था कि n कण हो, तो उसके लिए जो RCM आया था वो कितना आया था, वेक्टर RCM बराबर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर Rn अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस कहां तक, मैंने कहा प्लस mn तक। ठीक, अच्छा, अगर ये जो समीकरण मान लेते हैं ये हो गया समीकरण नंबर 1, मैंने क्या कहा, समीकरण एक को एक के दोनों पक्षों, समीकरण एक के दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, क्या कर देते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, अवकलन का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी वाले हैं तो हम कहते हैं अवकलन, समाकलन, तो एक चीज समझ लेना, अवकलन क्या है, मैंने कहा अवकलन इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक ना, डिफरेंशिएशन, ठीक, इंग्लिश ऐसे कर देते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। और हमारा दूसरा होता है समाकलन, समाकलन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब दोनों का मतलब क्या है, अवकलन और समाकलन, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि एक एक रुपए को अगर गुल्लक में बटोरे, तो एक एक रुपए को अगर हम बटोरेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अगर मैंने कहा एक गुल्लक है, मैंने क्या कहा, एक गुल्लक हम ले ले और उस गुल्लक में डेली हम कितना एक एक रुपए डाल रहे हों और धीरे धीरे एक प्रत्येक दिन एक एक रुपए डाले तो 100 दिन में कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 100 दिन में वो 100 रुपए हो जाएगा। तो वो क्या है, वो जो 100 रुपए है वो क्या है, वो उसका समाकलन है। और जो मैंने कहा एक एक रुपए है, वो उसका क्या है, 100 रुपए का अवकलन 1 रुपए, और जो 1 रुपए है उसका समाकलन कितना हुआ, 100 रुपए। मतलब समझ लो कि अगर कोई हमें बड़ी चीज चाहिए, अगर हमें बड़ी चीज ज्ञात करना है, ठीक, तो हम उसका समाकलन कर देते हैं। अगर हमें कोई बड़ी चीज है और उसकी इकाई ज्ञात करना है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। मतलब इकाई का बड़ा रूप, इकाई का सबसे विस्तृत रूप क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और बड़ी चीजों का अगर छोटा रूप देखना है, उसकी इकाई देखना है, तो क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो उपरोक्त समीकरण है, समीकरण 1 है, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक, तब अवकलन करने पर, तब
अवकलन करने पर। तब अब यहाँ पर देखो क्या आता है, ठीक, हमने कहा इसका अवकलन भी करते हैं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करते हैं, तो हो जाएगा हमारा डी वेक्टर आर सी एम अपॉन डी टी। मतलब समीकरण एक के दोनों पक्षों के समय के सापेक्ष, दोनों पक्षों का, चलो यहां पर लिख देते हैं ना, समय के सापेक्ष, मतलब जो बदल रहा है वो किसके अनुसार बदल रहा है, समय के अनुसार बदल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, समय मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे m1, ठीक। अच्छा देखो जो कण है ये तो बदल नहीं रही है, ठीक, जो कण है ये हमारा बदल नहीं रहा, तो हम यहाँ पर ये तो हमारा टोटल, उस निकाय का टोटल द्रव्यमान हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग बाहर ही लिख सकते हैं 1/m बराबर, सॉरी यहाँ पर हो गया, हम ब्रैकेट ले लिए m1, ठीक। m1 हमारा कांस्टेंट है भाई। देखो समाकलन और अवकलन में जो चीजें बदल रही हैं केवल उसी का समाकलन भी होगा और उसी का अवकलन। जो चीजें बदल नहीं रही हैं, जो कांस्टेंट है, जो निश्चित है, उसे हम ना ही उसका हम अवकलन करेंगे ना ही उसका हम समाकलन करेंगे। मतलब हमारी बात को आप समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें नियत हैं, जो भी समय के अनुसार नहीं बदल रही है, उसका ना तो हम लोग अवकलन करेंगे ना ही हम लोग उसका समाकलन करेंगे। ऐसी दशा में हम किसका समाकलन करना है, जो समय के अनुसार बदल रहा है उसका ही समाकलन करेंगे और उसी का हम लोग अवकलन करेंगे। तो हमारा जो m है, m तो हमारा फिक्स है भाई, किसी भी कण का जो द्रव्यमान है वो फिक्स होता है, ना ही वह बदलेगा ना ही वह घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, r1 का। तो m1 हमने कर दिया d/dt, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर r1 प्लस m2 d/dt वेक्टर r2 प्लस m3 d/dt, और यहाँ पर कितना हो गया, वेक्टर r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, चलो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक, इसके नीचे यहाँ पर लिख देते हैं डॉट डॉट mn d/dt, और कितना होगा, वेक्टर rn, ठीक, और ये हो कर लिए हम ब्रैकेट बंद। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखें RCM क्या है, तो RCM है उसके द्रव्यमान केंद्र का, ठीक। मतलब हम लोग जानते हैं एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि विस्थापन बटे समयांतराल बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं होता है हमारा वेग, वेलोसिटी, ठीक। वेग बराबर क्या पढ़ते हैं, विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर हम लोग अगर r1 को देखें तो क्या है कि उसके केंद्र से अलग अलग उसकी स्थित सदिश, मतलब उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है क्या, हमारा r1। तो मतलब विस्थापन क्या है हमारा, यहाँ पर विस्थापन r1 है, r2 है और r3 है। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समयांतराल बराबर किसके हो जाएगा, वेग के। तो यहाँ पर ये जो पूरी चीजें हैं, मतलब ये जो चीजें हैं drcm/dt, ये किसके बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी d वेक्टर vcm/dt बराबर 1/m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3, ठीक, प्लस डॉट 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 mn वेक्टर vn, ठीक। तो इस तरीके से हमारा समीकरण मिल गया, और मतलब ये जो हमारा RCM था, सेंटर ऑफ मास, ये वेग, उसके वेग का सेंटर ऑफ मास निकल गया, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अभी नीचे और भी पूरा प्रोसेस है, तो अभी और आगे चलते ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग नीचे जो एक क्वेश्चन पाए हैं क्या पाए हैं,
VCM बराबर 1/m m1 वेक्टर V1 प्लस m2 वेक्टर V2 प्लस m3 वेक्टर V3 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर Vn। ठीक, मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, सेकंड। तो इस समीकरण को मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो हमारा ये समीकरण मिला है ये किस रूप में मिला है, ये बेग के सेंटर ऑफ मास के रूप में मिला है। तो इस समीकरण, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 2 का पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका एक बार पुनः समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो d/dt वेक्टर VCM बराबर 1/m m1 d/dt, उसी तरीके जैसे पहले हमने किया था r के समय, ठीक जैसे मैंने r के टाइम मैंने किया था उसी तरीके से अब v के टाइम भी करेंगे। तो वेक्टर V1 प्लस m2 d/dt वेक्टर V2 प्लस डॉट 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 mn प्लस mn d/dt कितना हो जाएगा, वेक्टर Vn। ठीक, ये इस तरीके से। अच्छा, ये हमारा क्या है, वेग है, ये हमारा क्या है, समय। तो अगर हम लोग देखें कि वेग परिवर्तन अब बटे समय अंतराल क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं त्वरण। अच्छा, हम लोग पढ़े ना फार्मूला कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, वेग परिवर्तन हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dV/dt dVCM/dt को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेक्टर ACM बराबर 1/m और ब्रैकेट के अंदर m1 A1 प्लस, ठीक, m2 A2 वेक्टर A2 प्लस m3 वेक्टर A3 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर an। ठीक, अच्छा, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, m a वेक्टर ACM बराबर m1 A1 वेक्टर A1 प्लस m2 वेक्टर A2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर an। अच्छा, देखो यहाँ पर m1 A1 है। हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड इक्वेशन से क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर ma। अच्छा बोलो, F बराबर ma है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F1 F2। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m वेक्टर ACM बराबर, ठीक, F वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस डॉट 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 कितना, वेक्टर Fn। मतलब ये क्या है, प्रत्येक कणों पर लगने वाला बल। तो अगर ये प्रत्येक कणों पर लगने वाला बल है तो इसका मतलब क्या है कि उस निकाय, इसका अगर टोटल कर दिया जाए तो संपूर्ण बल होगा। मतलब कि किसी निकाय पर जो लगने वाला संपूर्ण बल होगा, कणों पर लगने वाले प्रत्येक बलों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं m वेक्टर ACM बराबर, ये हमारा क्या हो गया, टोटल बल। मतलब ये जो बल आया है ये कहाँ से आया है, तो हम कहते हैं ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या आ गया,
एफ एक्सटर्नल बराबर, ठीक, क्या आ गया यहाँ पर हमारा जो फार्मूला आया है, एफ एक्सटर्नल बराबर एम वेक्टर ए सी एम, ठीक। अच्छा, इस समीकरण से देखो, इस समीकरण से क्या प्राप्त होता है कि कणों के किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान है केंद्र पर कुछ इस प्रकार, मतलब यहाँ पर इस समीकरण से समझो क्या है कि कणों के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कुछ इस प्रकार गति कर रहा है जैसे उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित हो। मतलब यहाँ पर बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है, ठीक, निकाय का जो द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित है। मतलब इस समीकरण से ये पता चलता है कि निकाय का, सॉरी यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है। मतलब कि जो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है, ठीक। तथा सभी बाह्य बल तथा सभी, ये सारे क्या हैं, सभी बाह्य बल तथा सभी बाह्य बल, मैंने क्या कहा, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है तथा बाह्य बल उसी, देखो एफ एक्सटर्नल कहाँ लग रहा है, उसी द्रव्यमान केंद्र पर, तथा बाह्य बल उसी द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होती है कि जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर बाह्य बल लग रहा है वो उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि जो बाह्य बल हम लोग लगाते हैं तो वह उस बाह्य बल का प्रत्येक कण पर उसके स्थित सदिश के रूप में वितरित हो जाता है और उसका अगर केंद्र देखा जाए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विलगित निकाय, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड, ठीक, सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, मतलब ये समझ लेते हैं कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एफ एक्सटर्नल ना लग रहा हो। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी निकाय पर यदि हम लोग बाह्य बल ना लगाएं, मतलब हमारी बात को समझो कि जो हमारा एफ एक्सटर्नल हो, क्या हो, एफ एक्सटर्नल हो, वो हमारा क्या हो, जीरो हो। मतलब किसी निकाय पर बाह्य बल का जो परिणामी है वो कितना हो, शून्य हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। मतलब हमारी बात समझ में आई कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय, ठीक। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर एफ एक्सटर्नल बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एम वेक्टर ए सी एम, यही तो पढ़ा है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एफ एक्सटर्नल बराबर एम वेक्टर ए सी एम, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो, चूंकि जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि जो एफ एक्सटर्नल होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो। ऐसी दशा में देखो, अगर एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जीरो बराबर एम वेक्टर ए सी एम।
मतलब बात समझ में आई। ऐसी दशा में जो हमारा यम ए सी एम होगा क्या होगा, 0 होगा। अच्छा अगर इसको नीचे ट्रांसफर कर दें तो 0/m होगा ना, और ये देखो 0 है, इसको ओ मत समझ लेना, ठीक। ये हमारा क्या है, 0 है। 0/m बराबर किसके हो गया, वेक्टर ए सी एम। और हम लोग जानते हैं यदि किसी भी चीज को 0 से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब ये जो टोटल हो गया ये क्या हो गया हमारा 0। मतलब अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात जो हमारा त्वरण है ACM, जो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है वो क्या है, 0। मतलब ऐसी दशा में यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो तो ऐसी दशा में जो हमारा त्वरण होगा वह किसके बराबर होगा, 0 का। मतलब त्वरण उस पर कार्यरत नहीं होगा, मतलब उसमें त्वरण नहीं होगा। यहां से हम लोग क्या समझ पाए, हम लोग समझे यदि किसी निकाय में F एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाह्य बल क्या हो, 0 हो, तब ठीक। मैंने क्या कहा, यदि किसी निकाय में F एक्सटर्नल क्या हो, 0 हो, तो तब उसके द्रव्यमान केंद्र पर त्वरण, ठीक। तो उसके द्रव्यमान केंद्र पर त्वरण कार्य नहीं करता। हम लोगों ने देखा भी कि त्वरण हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास ए का त्वरण का जो सेंटर ऑफ मास वो क्या है, वो 0 है। मतलब अगर हम लोग F एक्सटर्नल किसी भी निकाय किसी भी पिंड पर यदि F एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में जो हमारा ACM है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अर्थात मतलब बाह्य बल जब नहीं लग रहा होगा तो उस पर त्वरण भी नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अतः जब त्वरण कार्य नहीं करा, अतः विलगित निकाय का वेग कैसा होगा, नियत होगा। मतलब वो नियत वेग से क्या होगा, चलेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा विलगित निकाय द्वारा हम लोग पढ़ लिए, ठीक। इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए या नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक क्या है, निकाय का रेखीय संवेग, ठीक। हम लोग जानते हैं कि संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र, और इस द्रव्यमान केंद्र का क्या देखेंगे, रेखीय संवेग निकालेंगे। मैंने क्या कहा कि माना कि हम लोग पहले तो एक डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अभी इसके पहले हम लोग आया था कि VCM बराबर 1/m M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस MN VN, ठीक। जब हम लोग अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर त्वरण आया था, त्वरण का अवकलन करने के पहले हमारा ये समीकरण आया था, तो इसी समीकरण को लेकर चलते हैं, ठीक। मैंने कहा जहां पर M1 M2 MN मतलब M1 M2 प्लस MN क्या है, ये कणों का द्रव्यमान है जो निकाय के कण है, तथा V1 V2 V3 क्या है, VN तक क्या है, कणों का वेग, ठीक। तो ये सारी चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो MVCM बराबर क्या है, ठीक। मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो VCM वेक्टर VCM बराबर 1/m M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2 प्लस MN वेक्टर VN, ठीक। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, M को मैंने ट्रांसफर कर दिया, M को ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, MVCM प्लस M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2। इस तरीके से हमारा क्या होगा, MN VN तक, ठीक। अच्छा हम लोग जानते क्या है, संवेग किसे कहते हैं। हमने अभी कहा कि किसी वस्तु के किसी निकाय के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो निकाय का कुल रेखीय संवेग होता है, निकाय के अलग अलग रेखीय संवेगों के बीजगणितीय योग के
बराबर होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें P बराबर क्या हो जाएगा mv, तो यहाँ पर m1 v1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा P1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा वेक्टर Pn हो जाएगा। और यदि इनका बीजगणितीय योग कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टोटल वैल्यू जो हमारा P1 P2 डॉट 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 Pn है, इसका टोटल जो योग है वो कितना है वेक्टर P है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर जब मैंने P लिख दिया तो वेक्टर P बराबर क्या हो गया MVCM, ठीक। और यही क्या है, यही निकाय का रेखीय संवेग है। हम यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण ही निकाय का रेखीय संवेग है। यह समीकरण क्या है, यही निकाय का रेखीय संवेग है, ठीक। तो इसे एक बार आप लोग उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ साइड से हट रहा हूँ, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रेखीय संवेग किसे, द्रव्यमान केंद्र का जो रेखीय संवेग आया था उसका फार्मूला था वेक्टर P बराबर m वेक्टर V CM, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर यदि इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, यदि इसका टाइम रिस्पेक्ट में क्या करें अवकलन कर दें, तब देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा ये समीकरण 1 है, इसका दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो देखो यहाँ पर d अपॉन dt वेक्टर P बराबर m, या ऐसे भी कह सकते हैं d वेक्टर V CM अपॉन dt। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी कांस्टेंट है उसका ना ही अवकलन होता है ना ही समाकलन होता है। तो जो निकाय का द्रव्यमान है समय भले बदले लेकिन उसका द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। ऐसी दशा में यम हमारा कांस्टेंट है, बदल हमारा क्या रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, वेग बदल रही है, तब dp अपॉन dt बराबर, और हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो dp अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा MACM। अच्छा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F बराबर ma, तो देखो हमारा जो MACM है ये किसके बराबर होगा, जो उस निकाय पर लगने वाला F एक्सटर्नल है, बाह्य बल है। और मैंने क्या लिख दिया था dp अपॉन dt बराबर F एक्सटर्नल। मैंने कहा यदि इस F एक्सटर्नल जो निकाय पर लगने वाला बाह्य बल है यदि उसे 0 कर दिया जाए तब क्या होगा। ऐसी दशा में क्या होगा हम लोग देखते हैं, यदि F एक्सटर्नल हमारा 0 है तो dp अपॉन dt इक्वल टू 0। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा संवेग परिवर्तन की दर है वह कितना हो गया, 0 हो गया। और dt को हम क्या किए, इस तरफ ट्रांसफर कर दिए, तो dp बराबर 0 इंटू dt, और किसी का चीज से अगर 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब यदि हम लोग देखें यहाँ पर कि यदि हम उस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो ऐसी दशा में जो संवेग परिवर्तन होता है वह शून्य होता है, अर्थात उसमें जो संवेग परिवर्तन होता है वह संरक्षित होता है, मतलब किसी भी प्रकार का संवेग परिवर्तन नहीं होता है। तो आज का ये हमारा पूरा लेक्चर था और इसी के साथ आज हमारा जो सेंटर ऑफ मास लेसन था ये पूरा हो रहा है, ठीक। अगर आपको ये हमारा जो वीडियो था कैसा लगा, जैसा होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट करिएगा और इस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर एक बार आप जरूर करिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।